सौतेले पापा का बर्थडे था और मम्मी अपने आशिक के बर्थडे को मनाने के लिए पागल होते हुए जा रही थी। बंद गाड़ी में एसी ऑन कर कर मम्मी लिपस्टिक लगाती है और जो आशिक है, जो कि सौतेला बाप भी है, बेटी को मौत के घाट उतारता है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। जो सीसीटीवी फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद एक मां अपने आशिक के साथ कॉफी पीने निकल जाती है, होटल बुक करती है, आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर खाती है और बिना किसी डर भय से कि मैंने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, दुनिया वालों को क्या पता लगेगा? सबको लगेगा सामान्य मौत है। और सबको ये लगता भी है क्योंकि एक मां जो एक्टिंग करती है, जो आंसू वो बहाती है, पूरी दुनिया को विश्वास हो जाता है कि जो उसकी बेटी की मौत है ये बिल्कुल एक सामान्य नेचुरल डेथ है। लेकिन जब असली पिता को ये कहानी पता लगती है तो उसे लगता है कि इस दाल में जरूर कुछ काला है। बेटी बंद गाड़ी के अंदर जिसमें एसी चल रहा था, उसकी मौत कैसे हो जाती है? ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो छोटी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की मां थी। और मां का तर्क एक और था, क्योंकि मैं गोरी हूं और जो मेरी बेटी है वो काली है, सांवली है और इसलिए इसे जीने का हक कतई नहीं है। क्योंकि जो मेरा आशिक है, हम दोनों गोरे हैं, हम दोनों अमीर हैं, हम इस बच्चे को लेकर कहीं भी पार्टी में जाएंगे तो हर कोई सवाल उठाएगा कि तुम तो गोरी हो, तुम्हारा बच्चा कैसे काला हो गया? एक ये भी वजह थी। और बताएंगे दूसरी वो वजह जो मां को एक तरीके से भी उसका मन विचलित नहीं हुआ जब उसका आशिक उसी की बच्ची को मौत के घाट उतारा था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। बेंगलुरु से आई इस वारदात को मैं आपको पूरा समझाऊं उससे पहले आपको इस छोटी सी बच्ची, ये जो वेनिला है, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इस छोटी सी करीब 5 साल की बच्ची को इतनी बेरहमी से लात और घूंसे मारे गए कि सोचिए, नाभि के नीचे जो छोटा इंटेस्टाइन होता है, जो छोटी आंत होती है, वो इसकी फट गई है पूरी तरीके से। आप यूँ समझिए कि फट गई है और खून जो है उसके थक्के जम गए। इतनी बुरी तरीके से पैर मारा गया है उसके पेट के नाभि के नीचे। और तो और जिन डॉक्टर्स ने जब पोस्टमार्टम किया तो वो खुद ये पढ़कर दहल गए थे कि उस बच्ची की हालत कैसी थी, क्योंकि जो पेट का पूरा एरिया होता है वहाँ पर इस कदर से हाथ से पैर से उसको मारा गया है कि जो खून है वो पूरी तरीके से उसके जो थक्के हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जम गए हैं। और तो और उस छोटी सी बच्ची, ये जो आप छोटी सी वेनिला देख रहे हैं 5 साल की, इसके शरीर पर कई से ज़्यादा खरोंचने के निशान हैं, जैसे इसको बहुत ज़्यादा यातनाएं, बहुत ज़्यादा चोट दी गई है। और जब पोस्टमार्टम किया गया और वजह पता लगाने की कोशिश की गई तो साफ तौर पे पता लगा कि उसके मुंह को दबाया गया है, उसकी सांसों को रोकने की कोशिश की गई है, उसकी नाक को दबाया गया है, उसके गले पर अटैक किया गया है। और तो और ये जो छोटी सी वेनिला है, इसको इस कदर मारा गया है कि सोचिए, सामने बैठी माँ जो गाड़ी में बैठी हुई है उसको भी शर्म नहीं आ रही, उसको भी झिझक नहीं हो रही कि उसकी बेटी के साथ इतने अत्याचार किए जा रहे हैं। और तो और बेहद ज़्यादा जो बच्ची है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आप भी देखेंगे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है, उसकी पेट में कई सारे कट के मार्क्स भी पाए गए और पता लगा है कि मौत से पहले, यानी एंटीमॉर्टम जो मार्क्स होते हैं, जो चोट के निशान होते हैं, वो पाए गए। यानी कि बच्ची की मौत से पहले उसके साथ बेरहमी की गई है, उसको इतना मारा गया है जिसकी वजह से उसकी जो इंटरनल पार्ट्स थे वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए हैं। ये जो वेनिला है, आखिर किस वजह से जो माँ है उसकी, वो उसे मारने पर उतारू हुई? एक गाड़ी के अंदर एक बेटी, उसकी मौत हो रही है, माँ को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आखिर ऐसी भी क्या कहानी थी और ऐसा भी क्या अमीर बॉयफ्रेंड माँ को मिल गया जिसकी वजह से उसने अपनी इस छोटी सी बच्ची की लाइफ की कद्र भी नहीं की? इसकी शुरुआत अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एक औरत इतनी लालची हो गई, उसने सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचा और एक हद तक पर आकर वो इतनी पागल हो गई कि उसने अपनी बच्ची को, जो ये छोटी सी वेनिला है जिसको उसने खुद जन्म दिया, उसके बारे में भी नहीं सोचा। सोचिए, अगर पिता दिमाग ना लगाता तो ये पूरा केस रफा दफा हो जाता। 2 महीने हो गए थे, एडवोकेट माँ है, वकील है, उसे पता है कि वो पूरे कानून को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है और 2 महीने तक वो उस पूरे राज को छुपा कर रखती है। पुलिस की भी, बेंगलुरु पुलिस का इतना बड़ा फेलियर है कि ऐसा एक हत्याकांड हो जाता है और उसको बहुत ही आम मौत दिखा दिया जाता है कि बहुत ही कोई ऐसी चीज़ खा ली बच्ची ने, फूड पॉइजनिंग हो गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से समझनी पड़ेगी, तब आपको
ये जो औरत है, ये जो शैतान औरत है, इसके दिमाग में क्या चल रहा था और कैसी ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, आपको समझ में आएगा। ये तस्वीर है एडवोकेट प्रियंका की और इनके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर है प्रवीण की। प्रियंका और प्रवीण की शादी 2007 में हुई थी। प्रियंका, जैसे मैंने आपको बताया, पेशे से एडवोकेट हैं और जो इनके पति हैं वो टीचर हैं और इन्होंने बेंगलुरु में एक इनका खुद का स्कूल खोला, उसके ये फाउंडर भी हैं। साल 2007 में बाकायदा रीति रिवाज के साथ इनकी शादी होती है। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर में सब कुछ ठीक चल रहा था कि कुछ साल और बीतते हैं और तभी एक और बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है वेनिला। यानी कि अब घर में 4 लोग मौजूद थे, पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां, जिसमें से जो छोटी बच्ची है वेनिला, ये पूरी वारदात इसके साथ घटी है। अब होता यह है कि यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, वो अपना काम ठीक कर रही थी, पत्नी प्रियंका और साथ ही साथ जो प्रवीण है उनका टीचर का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। घर, मतलब कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें सही हो रही थी। लेकिन मामला बिगड़ता है साल 2025 में। दरअसल साल 2025 जैसे ही आया वैसे ही प्रियंका के जीवन में दस्तक दे दी मोहन जे महिनागप्पा ने। यानी कि मोहन जो था वो प्रियंका का स्कूल का साथी था, क्लासमेट था और एक बार वो किसी फंक्शन में गई हुई थी जहां वो मोहन से उसकी मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। और अब ये जो पहचान थी, क्योंकि जब पहली बार आप किसी स्कूलमेट से मिल रहे हो, आप उसको इतने दिन बाद देख रहे हो तो एक्साइटमेंट होती है, आपने हेलो हाई किया, बातचीत हुई, नंबर शेयर हुए और इसके बाद ये जो बातचीत है ये काफ़ी दिनों तक बढ़ती रहती है। बातचीत जब लगातार हो गई, कॉल हुए, फोन चैट्स हुई, वीडियो कॉल हुई, तो ऐसे में जो ये प्रियंका है और जो मोहन है इनके बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। दोनों छुप छुप कर मिलने लगते हैं, अलग अलग जगह ढूंढते हैं, कभी होटल में, कभी बाहर, कभी पार्क में। अपने पति से छुपकर, यानी जो प्रवीण से छुपकर प्रियंका अक्सर बहाना ढूंढती, अक्सर वो जगह ढूंढती जहां वो मोहन से मिल पाए। और ऐसे में सोचिए 18 साल तक इनकी शादी सही तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी ज़िंदगी में एक शख्स आता है, मोहन आता है, पुराना दोस्त आता है, पूरी ज़िंदगी इनकी बिखर जाती है। अब धीरे धीरे पत्नी का जो बर्ताव था वो घर में चेंज होने लगता है। यानी जो प्रियंका है वो जो 2 बेटियों से पहले बहुत प्यार करती थी, अब उनसे खिंची रहती है, उनके लिए उसके पास टाइम नहीं होता, पति के लिए टाइम नहीं होता, अक्सर वो अपना समय बाहर बिताती है, फ़ोन पर रहती है, बच्चों पर ध्यान नहीं देती। और ये सारा जो चेंज था, ये जो बिहेवियर में इतने ज़्यादा चेंज आ रहे थे, ये प्रवीण को, जो उसके हस्बैंड थे, उसको समझ नहीं आ रहे थे। वो कई बार प्रियंका से इस बारे में पूछना भी चाहता है, लेकिन प्रियंका उस पर कोई चीज़ बताती भी नहीं है। अब लेकिन एक रोज़ उसको शक हो जाता है, उसे लगता है कि शायद जो उसकी पत्नी है वो किसी से मिल रही है, किसी से छुपकर मिलती है, किसी से बातें कर रही है। और इस मामले में जब वो अपनी पत्नी को सामने से कन्फ्रंट करता है, पूरी तरीके से पूछताछ करती है, तब जाकर विवाद बढ़ता है और साफ तौर पर प्रियंका अपने घर में पहली बार कबूल करती है अपने हस्बैंड के सामने कि वो मोहन नाम का उसका एक दोस्त है, उसके साथ रहना चाहती है। अब वो उससे प्यार करती है, वो अपने पति प्रवीण से प्यार नहीं करती और वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। अब पहली बार हस्बैंड को जब ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, वो आगे कुछ सोच पाता, उससे कुछ भी समझ नहीं आता। महज 2 या 3 दिन ही बीतते हैं कि प्रियंका को लगता है कि अब उसे अपने बॉयफ्रेंड यानी मोहन के साथ, जो रियल स्टेट का व्यापारी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके पास बहुत पैसा है, अब उसके साथ उसे लिव इन में रहना चाहिए। और फ़ौरन वो 2 दिन के अंदर ही फैसला करती है, ना डिवोर्स फाइल होता है ना कुछ होता है। उसी के तहत वो फ़ौरन अपनी छोटी बेटी यानी कि वेनिला को एक रोज़ उठाती है और सीधे तौर पर मोहन के पास चली जाती है। यानी कि अब जो पिता प्रवीण थे उनके पास उनकी बड़ी बेटी रह जाती है और छोटी बेटी वेनिला को लेकर माँ चली जाती है। अब यहाँ पर प्रवीण को लगता है कि ठीक है, बात सोचते हैं, कैसे डिवोर्स लेना है, क्या करना है, बच्चों का क्या होगा। लेकिन फिलहाल उसे भी लगता है कि ठीक है, प्यार तो वो बच्चियों से करती ही थी, तो ऐसे में छोटी बेटी को ले गई है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कम से कम बड़ी बेटी उसके पास है। अब ये जो पूरा इनका मामला है, डिवोर्स का, सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन उधर क्या होता है, उधर ये जो अपने बॉयफ्रेंड मोहन के साथ जब रहती है तो इसे कई बार अपनी छोटी बेटी, क्योंकि अगर उसका रंग ये देखती थी तो कई बार उसे खटकता था, वो बार बार ये कहती समझती थी, या उसे लगता था कि मेरी बेटी का रंग सांवला है, ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करती, ये मेरे साथ सूट नहीं करती, ये हमारे साथ पार्टी में जाएगी तो ज़्यादा ठीक नहीं लगा, मैं एक एडवोकेट हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका रंग उससे नहीं भा रहा था। बच्ची का, जो वेनिला छोटी सी बच्ची है, उसका रंग उसकी माँ को ही नहीं भा रहा था जिसने जन्म दिया था। अब इसके अलावा वो प्लान कर रही थी कि मोहन के साथ बच्चा किया जाए, क्योंकि मोहन जो है, अब वो प्लान कर रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि शादी की जाए। इधर जो मोहन है उसकी भी एक वाइफ थी, वो उसको छोड़ कर आया हुआ था प्रियंका के पास। अब इनकी प्लानिंग के तहत ये IVF सेंटर जाती है, वहाँ पर प्लानिंग होती है बतौर कि क्यों ना एक बच्चे को जन्म दिया जाए, मोहन के साथ मैं एक बच्चे को पैदा करूँ। और इसकी पूरी प्लानिंग हो गई थी, बाकायदा डॉक्टर से लोग मिल लिए थे, पैसे वगैरह भी दे दिए थे, सारी चीज़ों की प्लानिंग हो चुकी थी। अब इधर क्या है कि अक्सर इसे लगता है कि अब जब मोहन के साथ इसका बच्चा हो जाएगा तो ये जो बच्ची है, यानी कि जो वेनिला है, जो इसकी खुद की बच्ची है, वो लगातार रोड़ा अटकाएगी, लगातार प्रॉब्लम होगी, वैसे भी वो पसंद नहीं, और इसी के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है।
अब कत्ल कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, वो आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो माँ है इसका ढोंग समझिए। हो अचानक से एक रोज़ ये अपने पति को फ़ोन करती है, अभी 25 मार्च की बात है, अचानक से फ़ोन किया और रोते-रोते बोलती है, बिलखते-बिलखते बोलती है कि जल्दी से इस अस्पताल में आ जाओ, वेनिला की मौत हो गई है। अब ये कहानी सुनने के बाद जो पति है वो फ़ौरन डरता है, उसे लगता है कि बच्ची तो सही सलामत गई थी। वो फ़ौरन अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल में जब भी पहुँचता है, पूछताछ करता है, उसको पत्नी से पूछता है कि अचानक हुआ क्या? कल तक तो बच्ची बिल्कुल ठीक थी, प्रॉब्लम क्या हो गई? तो ये बताती है कि बच्ची को कल दरअसल बर्थडे था, बाहर गए थे, बच्ची को आइसक्रीम खिलाई, बिरयानी खिलाई और अचानक से शायद उसकी तबीयत बिगड़ी और तबीयत बिगड़ने के बाद उल्टियाँ की और इसके बाद जब अस्पताल लाए तो इसकी मौत हो गई। अब ये सारी चीज़ें पति को पहली नज़र में खटकती ज़रूर हैं, लेकिन उसे लगता है कि माँ है, इतना झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है बच्ची की मौत इसी वजह से हुई हो, फूड पॉइज़निंग की हो गई हो। लेकिन अचानक से ये जो महिला है, ये जो चालाक औरत है प्रियंका, ये अपने बयान बदलती है। जब पुलिस की एंट्री होती है तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और सोचिए 2 महीने तक ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपा कर रखती है, 2 महीने तक अपने वकील होने का फ़ायदा उठाती है। लेकिन ये जो पिता है बच्ची के, प्रवीण, जब इनका माथा ठनकता है, जब बार-बार बयान बदले जाते हैं, कभी कहा जाता है फूड पॉइज़निंग थी, कभी कहा जाता है सफोकेशन हो गई कार के अंदर, तो जब ये सारी कहानी निकल कर सामने आती है तो 2 महीने बाद एक पिता जो है वो अपनी बेटी के असली कातिल तक पहुंचता है और इस खतरनाक माँ का चेहरा बेनकाब करता है। देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, वो था लालच, प्यार और इश्क। ये सारे आप एक चीज एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि जो पहला पति था वो एक मामूली टीचर था स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में, और जो नया नया आशिक बना था, जो कि स्कूल फ्रेंड था, वो 1000 करोड़ का मालिक था, रियल स्टेट बिजनेस थे उसके, वो अक्सर विदेशों में जाया करता था। और ये जो मैडम है, जो कि पेशे से वकील हैं, ये भी इनके साथ निकल पड़ती थी दुबई, और दुबई जाकर ये लोग अय्याशी करते थे, फिर वहां से लौटते थे और अपनी वो पुरानी जिंदगी फिर से जिया करते थे। और जो प्यार इश्क जो पनप रहा था, दोनों फैसला कर लेते हैं कि हम अपने अपने परिवार को छोड़ देंगे और एक अलग विला लेकर वहां पर रहेंगे। अब इस पूरी कहानी में जो पति है प्रवीण, उसे हर एक चीज समझ में आ रही थी, क्योंकि उसे मामूली जिंदगी से बेहतर जिंदगी उसकी बीवी को नए आशिक के साथ मिल रही थी। लेकिन इस पूरी कहानी में टीचर होने का उसे एक फायदा मिला। दरअसल जब उसकी बेटी की जो मौत होती है, उसके तुरंत बाद ये जो मोहन है, मोहन कोर्ट में जाता है और कहता है कि सर मुझे एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो लड़की के पिता या उसके जो रिश्तेदार हैं मुझ पर आरोप लगाकर मुझे अरेस्ट करवा सकते हैं। और उसे कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल भी जाती है कि इस पूरे मामले में कभी भी कोई ऐसा मामला आएगा तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब ये जो मामला था गुपचुप तरीके से, क्योंकि जो बीवी थी, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो खुद एक एडवोकेट थी, उसे हर एक चीज समझ में आ रहा था कि आने वाले वक्त में अगर चीजें खराब होंगी उससे पहले ही हम अपने जाल को बिछा देते हैं, और कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया जाता है। जब जो पहले पिता हैं, जो एक तरीके से प्रवीण है, प्रवीण जब जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मोहन ने एंटीसिपेटरी बेल क्यों ले लिया अचानक से, अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई है, और इतनी हड़बड़ी क्यों है, और पिछले 2 महीनों से ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में इतनी ज्यादा डिले क्यों हो रहा है। जब उन्होंने अपने तरीके से जांच पड़ताल की, अलग अलग तरीकों से जा जाकर पूछा, लोगों से समझा, तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके हाथ में आती है, उसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो वनिता ने आपको बताई, लेकिन वो सबसे पहले उन्हें लगा कि इसे डॉक्टर, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वो सीधे उनकी जो बहन इंग्लैंड में एक तरीके से डॉक्टर हैं, वहां पर इसे व्हाट्सएप के जरिए भेजते हैं। वहां पर जब उनकी बहन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है और जो चीजें बताती है, जो वनिता ने भी बताया कि नाभि के नीचे मारा गया है, नाभि के ऊपर मारा गया है, और जानबूझकर इतनी यातनाएं दी गई छोटी बच्ची को, जब वो जिंदा थी उसे तिल तिल कर कर मारा जा रहा था, और मारने वाला उसके तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। जब पिता फोन पर ये सारी बातें सुनते कि उनकी बेटी को किस दर्द से गुजरना पड़ा था, एक बेटी जो बड़ी बेटी थी उनके साथ रह रही थी, वो अपने आप को कोस रहे थे कि मैंने वो कौन से हालात में
किस वजह से अपनी छोटी बेटी को अपनी मां के साथ छोड़ दिया, क्योंकि वो जो मां थी वो जल्लाद थी और उस मां ने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि मेरा जो स्टेटस सिंबल है, क्योंकि मैं तो एडवोकेट हूं, 1000 करोड़ का मेरा नया पति है और ये स्टेटस सिंबल में मुझे बड़ी बड़ी पार्टीज में अपने बच्चे को लेकर जाना जिसका रंग सांवला और काला है, ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा मेरे स्टेटस सिंबल में, और इसलिए इसे रास्ते से हटाना उतना ही जरूरी है। अब जब ये पूरी कहानी समझ जाते हैं प्रवीण, तो ये सीधे तौर पर फोन कर कर पूछते हैं कि बताओ मुझे सच्चाई क्या है। अभी भी जो बीवी है, जो एक तरीके से डाइवोर्स दे चुकी थी, वो फिर से झूठ कहती है और कहती है कि देखो हमने उस रोज बिरयानी खाई थी, बिरयानी खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम खाने के बाद हम उसे कार में एसी ऑन कर कर कांच बंद कर कर हम दोनों बाहर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकल पड़े थे। जब पुलिस मोहन को सामने बिठाकर पूछताछ करती कि जरा बताओ कि तुम्हारे दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा था, तो जो जो कहानी बताता है आप भी सुनिए और आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। एक अरबपति किस तरीके से अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है। दरअसल मोहन को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना था और सेलिब्रेट उसका मौका भी, दस्तूर भी अच्छा, क्योंकि उसकी जो पुरानी माशुका है वो उसके साथ है और इसलिए शाम के 7:30 बजे वो विला छोड़कर निकलते हैं। पीछे बैठी थी बच्ची और क्योंकि प्रियंका को मोहन को खुश करना था इसलिए इंदिरा नगर बेंगलुरु में एक इलाका है वहां पर खरीदारी के लिए निकल जाती है। इधर मोहन भी जो बच्ची को गाड़ी में बंद कर कर एक तरीके से आइसक्रीम लेने के लिए निकल जाता है। दोनों अपनी अपनी खरीदारी कर कर वापस लौटते हैं। मोहन आइसक्रीम देता है 5 साल की बच्ची को, कि कहता है कि तुम इसे खाओ तुम्हें अच्छा लगेगा। अब यहां पर जो बच्ची है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, उन्हें सही गलत का फर्क उतना पता नहीं होता है। बच्ची कहती है कि अंकल मुझे ये आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, आप क्या दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम लाकर दे सकते हो। अब यहां पर मोहन जो कि अरबपति है, हजारों करोड़ों का मालिक, उसे लगता है कि बच्ची उससे ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकती है, उसी के बर्थडे पर उसे कह रही कि मुझे यह आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मां जो फ्रंट सीट पर बैठकर लिपस्टिक लगा रही है, सीट बेल्ट लगा हुआ है, कांच में अपना चेहरा देख रही है, मोहन गुस्से में सबसे पहला बॉक्सिंग उसके पेट में मारता है, ये नाभि के नीचे, नाभि के ऊपर। जब बच्ची रोती है तो कांच को अच्छी तरीके से बंद कर कर एसी ऑन कर कर उस बच्ची को गला घोट देता है। जब उसे लगता है कि अभी नहीं मर रही है तो गाड़ी में छोटे छोटे तकिए रखे रहते हैं, उस तकिए से वो उसका गला घोटने या सांस रोकने की कोशिश करता है। यहां पर भी उसकी बात नहीं बनती तो वो अपने पैरों से उस बच्ची को मारता रहता है, जैसे मान लो गेंद हो। गाड़ी के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं। मां बेफिक्र होकर एक तरीके से लिपस्टिक लगा रही है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बैक सीट में उसकी बच्ची के साथ उसके नए आशिक की जो जरूरत है वो क्या क्या हरकतें कर रहा है। जब बच्ची एक तरीके से बेसुध हो जाती, मर जाती है, क्योंकि आंतें फट चुकी थी और उसका रोना बंद हो गया था, उन्हें लगा कि बच्ची सो गई है या पता था कि वो मर चुकी है। इसके बाद जो मां है, मां एक तरीके से गाड़ी बंद कर कर निकल जाती है और कहां, ये सीधे तौर पर कॉफी पीते हैं। रात के 2:30 बजे के तकरीबन वहां पर कॉफी पीने निकलते हैं, वहां पे गुलछर्रे उड़ाते हैं और बच्ची अभी भी गाड़ी के अंदर बंद थी, इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। ये होटल बुक करते हैं। होटल क्यों बुक किया जाता है आप समझ सकते हैं क्यों होटल बुक किया जाता है। दोनों होटल में जाते हैं, वहां पे अय्याशी करते हैं। अय्याशी करने के बाद ये वापस लौटते हैं और फिर इन्हें दिखता है कि बच्ची अभी भी उठी नहीं है। तब इन्हें समझ में आता है कि इन्होंने तो बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है। तब इनके हाथ पैर फूलते हैं। लगभग 12 घंटे जो बच्ची उसी गाड़ी में बंद रहती है और शहर के अलग अलग कोनों में मोहन और प्रियंका घूमते हैं बेफिक्र होकर कि उन्होंने एक छोटी सी नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार दिया है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि मां को लगता है कि जो बच्ची काली है, क्योंकि वो एडवोकेट है, जो उसके जो सौतेले बाप है, जो नया आशिक है, हजारों करोड़ों का मालिक है, और जब भी नई नई जगह पर जाते हैं तो वहां पे स्टेटस सिंबल वाली बात आ जाती है। और स्टेटस सिंबल में ये जो बेटी हो कहीं भी किसी भी तरीके से फिट नहीं होती है। और इस फिट नहीं होने की वजह से जैसे आप नट बोल्ट को निकाल के उखाड़ के फेंक देते हैं, इन्हें लगा कि बच्ची को मौत के घाट उतारो, मर गई, गुड़िया है, गुड़िया का गला तोड़ा, मरोड़ा, फेंक दिया। अब इसी के बाद ये एक्टिंग करना शुरू करती हैं और एक्टिंग में ये इस कदर आगे निकल जाती हैं कि अपने आशिक के एक तरीके से
कहा जाता है कि तुम फटाफट जाकर एंटीसिपेटरी बेल ले लो, क्योंकि कल को अगर कोई भी गलत कार्रवाई होगी तो तुम फंस सकते हो। और ये जो सारी जो कवायद थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तब भी नहीं आई थी। उसके बाद जब इसे एंटीसिपेटरी मिल जाती है, पिता दर दर भटक रहा था कि बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं से कुछ तो पता लगे। लेकिन रुसूख देखिए, हजारों करोड़ों का मालिक है, जो बीवी है, जो नई नई बीवी बनी है, वो एडवोकेट है, कहीं से भी एक बाप को अपनी बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिल रहा था। वो तो अलग अलग जैक लगाकर जुगाड़ कर इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हाथ में लिया, उसे उठाकर अपनी बहन को भेजा। बहन ने जब सारी चीजें बताई तो ये पुलिस थाने पहुंचता है और कहता है कि सर अब अरेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि बीवी दो दो कहानियां बना रही। कभी कह रही कि मेरी बेटी ने बिरयानी खाया और आइसक्रीम खाई और वो एसी में उसका दम घुटकर मौत हो गया। जब दूसरी बार पूछो तो कहती है कि फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हो गई है। लेकिन मेरे हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो बेटी की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जब उसके मरने से पहले उसे बहुत जोरदार तरीके से यातनाएं और टॉर्चर दिया गया है। और जो चौथी, जो सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस केस में ना किसी ने कोई एफआईआर किया, ना कोई कंप्लेन किया, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो मोहन ने फटाफट तुरंत जाकर अपने खिलाफ एंटीसिपेटरी बेल कैसे ले लिया। ये सारी जो चीजों को मिलाकर पुलिस को बताई गई। पुलिस इसे फौरन इसे ले जाकर कोर्ट में दलील देती कि सर इनका एंटीसिपेटरी बेल रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे जो सबूत हैं मोहन के खिलाफ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो अब तक नेचुरल डेथ लग रहा था वो नेचुरल डेथ नहीं था, क्योंकि इन सब के पीछे खुद की मां, जो अपनी बेटी की काले रंग से परेशान थी, उसे लग रहा था कि स्टेटस सिंबल है। हजारों करोड़ों का जो मालिक था उसे लग रहा था कि जो बेटी है, क्योंकि जो उसकी मां है वो हिचकती है मेरे पास आने से, और इसलिए अगर उस बेटी को रास्ते से हटा देगा तो ये दोनों एक हो सकते हैं और बड़े इत्मीनान से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो मां है उन्होंने अपनी पीछे की जिंदगी छोड़ दी, लेकिन वो अपने साथ एक बच्चा लेकर आई थी। जो सौतेला बाप है वो अपनी पिछली जिंदगी छोड़ चुका है, अपने साथ कोई नया बच्चा लेकर नहीं आया था। तो इसे लग रहा था कि किस तरीके से प्रियंका अपनी बच्ची को लेकर यहां पर आ सकती है, और अगर इसे रास्ते से हटा देंगे तो ये दोनों कपल एक तरीके से IVF मतलब एक बाहर लैबोरेटरी से एक बच्चे की कोशिश कर रहे थे। तो जो उनका नया बच्चा आएगा उससे कहीं प्यार में कोई कमी ना रह जाए। और वहीं पर जो पहला पिता है उसे लग रहा था कि मैंने कौन से मुहूर्त में किस वजह से बड़ी बेटी को तो ठीक संभाल के रख लिया, मैंने क्यों और किस मोहलत में अपनी छोटी बेटी को उसके मां के हवाले कर दिया। क्योंकि जो मां की जो ममता है वो एक तरीके से ओझल हो चुकी थी, अंधी हो चुकी थी, क्योंकि आशिक ने इस तरीके से अपना प्यार लुटाया, इस तरीके से लालच हावी हुआ कि उसे लगा कि उसकी बेटी का रास्ते से हटना ही सबसे पहला कदम होगा उसकी कामयाबी में। और यहीं पर ये जो इनकी सोच थी एक तरीके से परफेक्ट क्राइम की ओर जा भी रही थी। लगभग 3 से 3.5 महीने बाद एक पिता को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तब जाकर इस केस सामने आता है कि जो मां ही असली कातिल है। और इस पूरी कहानी में सबसे जो अजीब ये जो चीज है, क्योंकि देखिए एक पिता का तो दर्द तो आपने समझ ही लिया, जिसने हत्या की वो जेल के अंदर है, लेकिन मां कहां पर है? मां भागी भागी फिर रही है, अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वो महिला जो प्रियंका इस वीडियो को देख रही है तो याद रखिए, जो आपने पाप किया है वो माफी के काबिल कभी भी नहीं है। आप वकील हो, कितनी भी पहुंच वाली क्यों ना हो, उस बच्ची की आत्मा आपको हमेशा परेशान करेगी। और आप सोते जागते उस बच्ची की बारे में सोचिए, जब वो आपके ऐसा हंसती थी, खेलती थी, आपके साथ रहती थी, आपने उसे मारने से पहले जरा भी हिचका नहीं, आपको डर नहीं लगा, आपकी मासूमियत नहीं जागी, आपकी ममता नहीं जागी। आप कहते हैं कि जो औरत होती हैं वो मासूमियत और ममता की एक तरीके से मूर्त होती हैं, लेकिन यहां पर एक मां शैतान बन गई, और सिर्फ इसलिए ताकि 1000 करोड़ की वो मालकिन बड़े आराम से बन सके। तो हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इस खबर को बताना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जो मां है भागी भागी फिर रही है। अगर आपके आस पड़ोस में कहीं ये महिला दिखे तो पुलिस को इसकी इत्तला जरूर करें। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।